Hello friends, good morning. You are watching English Guru, the Guru of English Grammar. Today I am here to teach you the present in definite tense. जैसा हमने पहले वीडियो में पढ़ा जिसमें हमने आपको टाइम एंड टेंस में डिफरेंस बताया, आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस आखिर होता क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो आपने पहले पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसे आप अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट रिमूव कर लीजिए। जैसा आपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं टेंस पढ़ने के लिए, जैसे ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली पढ़ते हैं। किसी भी आप स्टूडेंट से पूछिए तो उनका जवाब यही होगा कि अगर आप पूछो कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये नहीं बताते कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उन्हें बताया गया कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब सोच के देखिए कि क्या ये संभव है, ऐसा होता भी है रियली में। हम लोग पढ़ लिए, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा किया था। तो आज मैं यहाँ ज्यादा ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको कि हम जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट वे में आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि अब तक जो भी आपने पढ़ा होगा उससे आपको ये बिल्कुल अलग लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए और फिर आप सोचिए कि हम जो पढ़ाए क्या वो बिल्कुल औरों से अलग था या नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से एक बात पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस जैसा मैंने आपको बताया कि किसी से पूछो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताते ती लगा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बट किसी ने नहीं बताया कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको आसान बनाने के लिए स्ट्रक्चर लिखा है हमने कि सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप एक्सप्लेनेशन समझ ले जो कि हमारा याद रखेंगे। हम जो बता रहे हैं आपको पहचानने के नियम और बनाने के नियम मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा, देन मैं इसे इलोबरेट करूंगा। एक्सप्लेनेशन लिखा हूं मैं यहाँ पे कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसका किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो देखिए जरा, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और एन एक्शन दैट हैपेंस डेली। अब देखिए सिर्फ आपको माइंड में दो चीज रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज रखना है। एक हैबिचुअल एक्शन, दूसरा जो एक्शन डेली होता हो। बस दो ही चीज आपको याद रखना है। इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा सिर्फ दो ही चीज बताता है कि या तो वो एक्शन डेली हो रहा हो या आदत के रूप में होता रहा हो। कोई जरूरी नहीं कि डेली हो, आदत कुछ चीजें ऐसी होती है जरूरी नहीं है कि डेली हैपेंस हो, लेकिन आदत के तौर पे वो चलते रहता है, एक डेली रूटीन के बेसिस पे वो होते रहता है कि ये डेली रूटीन है। तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे ही कोई बोले आपको बस दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। डेली होता हो, डेली रूटीन हो, या एक हैबिट के तौर पे हो रहा हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। हमें फॉर्मेशन से जो दिखने में लगता है, जो फॉर्मेट होता है, हमें फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं है। हम सेंटेंस देखने के बाद जो ट्रांसलेशन की बात है, जो 12th तक स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम करता है कि जब भी आपको अगर ट्रांसलेशन मिले तो कभी ये मत देखिए कि उसके अंत में क्या लगा है। आप सेंटेंस पढ़िए, हिंदी सेंटेंस जो भी दिया हुआ है वहां आप सेंटेंस पढ़िए, और सेंटेंस पढ़ने के बाद ये देखिए कि उसका अर्थ क्या आ रहा हो। क्या वो डेली रूटीन हमारा बता रहा है, क्या ऐसा एक्शन दिया हुआ है जो कि डेली होता हो, जो आदत के तौर पे हो रहा हो। ऐसा तो कोई एक्शन नहीं दिया हुआ है। अगर जैसी ऐसी एक्शन की बात आती है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए इन हिंदी जिनको थोड़ी सी इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा डिफिनेशन में, मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन को बतलाने के लिए किया जाता है जो प्रतिदिन या डेली रूटीन के जैसा होता हो। इट मींस जब भी आपको डेली रूटीन बताना हो, हैबिट बताना हो, और जो डेली एक्शन हो रहा, मैं बार बार इसी चीज पे जोड़ दे रहा हूं कि इन तीनों चीजों को जब भी आपको सेंटेंस में मिले कि अगर अर्थ ऐसा दे रहा है तो हम उसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से
करेंगे। अभी हम ट्रांसलेशन नहीं बताने जा रहे, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि वो एक्शन जो या तो डेली हो रहा हो, या आपका डेली रूटीन हो, या आपको हमने लिखा है यहाँ पे प्रतिदिन हो रहा हो। बस यही 3 चीजें आपको याद रखनी है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के लिए। तो देखिए अब एग्जांपल थोड़ा सा देख लें। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, डेली होता है? नॉर्मली ये डेली होता है, बट क्या 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन की गैप भी होती है। बट ये क्या है, मेरा हैबिट बन चुका है, ये डेली का रूटीन है मेरा कि हम स्कूल जाते हैं, तब हम प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड हमने लिखा शी कम्स हेयर ऑन मंडेज। और थोड़ा सा किन्हीं को अगर और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रहा हो तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देना चाहूंगा, शी कम्स हेयर ऑन मंडेज। तो जब भी अगर ऑन प्लस प्लुरल ऑफ डेज नेम, अगर कभी ऐसा आपको मिल जाए कि ऑन लिखा हो और दिन के नाम जो उनके प्लुरल फॉर्म में लिखा हो तो गलत नहीं होता है, उसका मतलब होता है एवरी डे। इट मीन्स एवरी प्लस डे नेम आप बोल सकते हैं। यहां पे हमने लिखा ऑन मंडेज, ऑन मंडेज कहने का मतलब हो गया हर सोमवार को। शी कम्स हेयर ऑन मंडेज, वह प्रत्येक सोमवार को यहाँ आती है। तो इस ऑन का मतलब हो जाएगा आपका प्रत्येक या हर, जो भी आप बोलते हैं हिंदी में। इट मीन्स प्रत्येक संडे को, सॉरी प्रत्येक मंडे को हमारे यहाँ आती है। क्लियर? अब आई डोंट थिंक कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। मैं अभी डिटेल में इसको बताने जा रहा हूँ कि V1 और V5 आखिर होते क्या है, कैसे इसे हम बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा है कि हम इसके सेंटेंसेज में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी एक्शन को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का फाइंड आउट करना हो, सब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो आप उस सेंटेंस में हु और व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं और जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आगे इसे मैं और बताऊंगा। अब आती है V1 और V5, ये क्या होता है, V1 और V5 क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूं, ये कुछ नहीं है, वर्ब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखे, V से इंडिकेट किए, और एक जो मेन वर्ब होता है आपका, जो एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं और इसे लैक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। तो जो मेन वर्ब होता है उसके 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, ये 3 चीज याद करने की जरूरत होती है। जहां पे आपको एसएससी के एग्जाम्स में अगर ये 3 फॉर्म याद है तो एक आध प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा इन तीनों फॉर्म से। कॉमन एरर हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वहां पे आपको इन तीनों फॉर्म से आपके एरर्स या कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स आपको एरर वहां पे मिल सकते हैं। अब आती है कि V4 और V5 क्या होता है। तो जब हम ING लगा देते हैं तो V4 हो जाता है, और जब S या ES लगा देते हैं तो हमारा V5 बन जाता है। अब देखिए कि सबको नाम क्या दिया गया है, एक V1 है हमारा और एक V5 है। अब देखिए कि V1 क्या होता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ये दोनों के बारे में चर्चा करनी है, बतानी है कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। तो V1 होता है वर्ब का मेन रूप। इट मीन्स जो भी आप वर्ब बोलते हैं उसके मेन फॉर्म को हम लोग जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हमारा V1 होता है। जैसे अब आती है बात कि वर्ब क्या होता है, किसी को ये भी कंफ्यूजन होगा कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब यहाँ पे अभी हम आपको मेन वर्ब बताने चल रहे कि मेन वर्ब क्या होता है। छोटा सा एक हिंदी में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे आप बोलते हैं, कोई भी हिंदी का वर्ड ले लो जिसके अंत में ना लगा हो प्लस उसे किया जाता हो। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ना लगा हो प्लस उसे किया जाता हो, एकदम जिसे आप बोल सकते हो कि एकदम सिंपल वे में हिंदी में वर्ब हम कैसे याद करेंगे, जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो और उसे किया जाता हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या बताया कि सिर्फ ना लगा हो और किया जाता हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख ले। खाना, पीना, चलना, बोलना, दौड़ना।
जो भी हिंदी के नॉर्मल जो कॉमन वर्ब्स होते हैं वो आपके इसी तरह के फॉर्मेट में होते हैं। आप इस तरह से उसे याद कर सकते हो कि ना लगा हो और उसे किया जाता हो। तो सिंपल से छोटा सा एक आप पैटर्न याद रख सकते हैं कि ना लगा हो और उसे किया जाता हो। तो हम इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि मेन वर्ब को 5 फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। और हमारे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो इसमें हमारा V1 और V5 का यूज करते हैं। अब हम आपको बताएं कि V1 होता है और V5 होता है। V1 क्या होता है? रूट फॉर्म होता है, रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जो कि प्लुरल फॉर्म में होता है। ये भी याद रखना है कि ये क्या होता है? प्लुरल होता है। अब प्लुरल होता है तो ये क्या होता है? ये हमारा सिंगुलर होता है। क्लियर? V1 हमारा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इट मीन्स मेन जो जड़ होता है वर्ब का वो होता है V1 और ये प्लुरल फॉर्म में होता है। और V5 आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा आप याद करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते कि जब आप नॉन के बारे में पढ़े होंगे कि जब भी आप नॉन में एस या ईएस लगाते हो तो ये सबको पता है प्लुरल हो जाता है। जैसे हम लिखें पेन, लिख दे पेन्स, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। अब यही बात अगर हम वर्ब के साथ लेके चले कि वर्ब के साथ क्या होगा, अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दे तो ये सिंगुलर बन जाता है। बस इतना ही आपको याद करना है कि नॉन में एस या ईएस लगा देंगे तो प्लुरल बन जाता है, सबको पता, शुरू से सीखते आए। अब यहाँ पे आती है कि जब वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? जस्ट उसके अपोजिट। बस इतना याद रखना है कि नॉन में लगाए तो प्लुरल बन गया और वर्ब में एस या ईएस लगाए तो सिंगुलर बन गया। तो यही देखे यहाँ पे V5 बना कैसे? अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि एस या ईएस जोड़ करके बनता है। तो वही हुआ कि V5 कैसे बना हमारा? एस या ईएस जोड़ के, इसलिए ये सिंगुलर हो गया। क्लियर? आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा कि V1 और V5 आखिर होते क्या है। V1 हमारे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और V5 हमारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं उसके मेन वर्ब के। तो हमें इसी चीज का यूज यहाँ पे करना है सेंटेंस बनाने में। तो देख ले कि सेंटेंस क्रिएट करते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, अब आएगा V1 और V5। अब आती है दूसरी कंडीशन कि हमने V1 और V5 बनाना सीख लिया कि कैसे V1 बनता है और कैसे V5 बनता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, कब V1 लगता है और कब V5 लगता है। अब ये चीज आपको सीखना है कि V1 कब लगेगा, इट मीन्स किस तरह के सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। तो देखिए एक ना, क्या उसको बोलिए कि जो सोशल रूल है हमारे पास, जो एक सामाजिक नियम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते। एक छोटा सा ऐसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे सपोज मान लो, जैसे आज की कितना भी एजुकेशन हमारा स्तर बढ़ रहा है, बट जो एक मेंटेलिटी, एक जो सोच है ना, वो सोच वही रहती है। तो यहाँ पे मैं वही सोच का आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि सपोज मान लीजिए कि किसी लड़के की मैरिज, सपोज मान लीजिए किसी लड़के की मैरिज होने वाली है। अब वहां पे किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है? सबसे जो मेन पॉइंट होता है कि इफ द बॉय इज पुअर, तो लड़की भी उसे कैसा मिलेगा? पुअर घर की ही मिलेगी, गरीब घर की ही मिलेगी, सब लोग जानते। अगर रिच है तो उसका शादी भी आपके रिच घर में ही होगा। इट मीन्स ये हमारा सामाजिक नियम है, समाज में ऐसा चलता आ रहा है। बहुत रेयर केस में एकाध दो वैसे मिल जाए कि कुछ रिच ऐसे मिल जाए आपको जो आपको पुअर से शादी कर ले, या वो एग्री हो जाए कि चलो हम एक गरीब घर की लड़की से शादी करेंगे। बस इतना एक चीज अपने माइंड में बैठा कर रखना, फिर मैं आपको रूल्स की तरफ ले चलता हूं। सब लोग इसे जानते हैं कि अगर हम गरीब है तो हमारी शादी भी गरीब घर में होगी, अगर हम अमीर है तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि हम शादी गरीब घर में कर ले। रेयर केस में, इट मीन्स 100 में 1 एक आदमी ऐसा होगा जो चाहेगा कि हम अमीर हैं तो गरीब से शादी कर ले। तो चलिए यही देखें यहां पे होता है क्या होता है। यहां पे अभी हमने देखा ये प्लुरल होता है और ये सिंगुलर होता है।
तो इंग्लिश ग्रामर का एक मेन जो रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे एग्री करते एक दूसरे से, तो सबसे जो मेन रूल है वो है S इक्वल टू S एंड P इक्वल टू P। अब इसे भी आप याद रख सकते हो, S S P P। इट मीन्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और जब सब्जेक्ट प्लुरल होंगे तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल लगेगा। ये एग्रीमेंट का आपका सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लुरल लगेगा। तो अब आते हैं, अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट मेरा दो तरह का हो सकता है, सिंगुलर और प्लुरल। अब देखिए कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो V5 आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो V1 आ जाएगा। यही तो इतने देर से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। इसे मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख दूं। ये मेन रूल आप याद रखेंगे कि S इक्वल टू S एंड P इक्वल टू P। इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। तो देख लिए कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो V5 आएगा, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल हो गया तो V1 आएगा। बस यही दो चीज आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन या जो भी आप कंपटीशन या जो कॉमन एरर्स आते हैं तो वहां भी यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पूरे रूल्स होते हैं कॉमन एरर के, मेन वही होता है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्री करना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम आपको इसी से मिलते हैं। तो अब ये पता हो गया आपको कि अगर ये प्लुरल है तो इसके साथ प्लुरल लगेगा, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो आइए अब चलते हैं हम थोड़ा एग्जाम्पल्स की ओर, कंप्लीट एग्जाम्पल्स देखें हम कि क्या होगा। अब देखिए जैसे अगर कोई बोल दे वह रोती है, सिंपल सा मैं सेंटेंस ले रहा हूं, वह रोती है, हम लोग हंसते हैं। दो एग्जाम्पल्स आपके पास है, अब देखिए दोनों के साथ। तो फ्रेंड्स देखें हम कि दो एग्जाम्पल्स एक छोटे छोटे मैंने यहाँ पे लिया है ट्रांसलेशन के लिए, कि वह रोती है और हम लोग हंसते हैं। कोई डॉट अब नहीं होना चाहिए, ही है तो यहाँ पे हम V5 यूज करेंगे। अभी बस इतना ही लिखते जा रहा हम लोग हंसते हैं, V प्लस V1 होगा। कोई दिक्कत अभी तक तो आया नहीं होगा, सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट वह है और यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग के लिए V आएगा और इसके लिए V1 आएगा। क्लियर? तो अब देख ले, कोई दिक्कत यहाँ पे आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब चले हम थोड़ा और डिटेल आपको लेके चलते हैं कि आपके सब्जेक्ट में नॉर्मली आते कौन कौन है। I, we, you, they, he, she, it और किन्हीं पर्सन के नेम आ गए या किसी जगह का नाम आ गया या कोई भी जगह का किसी भी चीज का आपका नाम आ गया। अब देखिए आइए, हमने पढ़ा यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब कौन हुआ हमारा, V5 हुआ। क्यों? अभी हमने आपको पहले बताया कि नॉन में जब एस या ईएस लगाते हैं तो प्लुरल हो जाता है और वर्ब में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है। इट मीन्स इसके साथ V5 लगेगा, इसके साथ V5 लगेगा, इसके साथ V5 लगेगा और इसके साथ भी V5 लगेगा। अगर एक किसी व्यक्ति वस्तु का एक नाम हो तो आते हैं V के साथ V1 लगेगा, U के साथ V1 लगेगा, दे के साथ V1 लगेगा। इतना क्लियर? अब देखें हम, एक बच्चा आपको जो कंफ्यूज कर रहा होगा कि आई के साथ क्या लगाता है, आई गो लिखते हैं। इट मीन सबको पता है कि आई के साथ V1 लगता है। अब देखिए ये ऐसा क्यों? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि गरीब गरीब, अमीर अमीर, शादी वैसे ही होती है, लेकिन एक रेयर केस में ऐसे आते एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं हम, तो यही आई जो है हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये पूरे टेंस में कभी सिंगुलर के साथ और कभी आपको प्लुरल के साथ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये प्लुरल वालों के ग्रुप में है, तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आप पढ़िएगा तो वहां पे सिंगुलर वाले ग्रुप में चला जाता है। आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज गोइंग होता है। तो आई के साथ क्या होता है कि आई वॉज लिखते हैं हम लोग, आई वॉज गोइंग लिखते हैं।
ना कि आई के साथ वेयर नहीं लगाते वहां पे। तो ये एक्सेप्शन है, आई को आप एक्सेप्शन के तौर पे लेके चलेंगे। आई आपका एक्सेप्शन है जो कि कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसके अलावे जो आपके सारे हैं वो आपके एग्रीमेंट के जो मेन रूल्स हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल जैसा काम करेंगे, उसी तरीके से यूज होंगे। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतनी सारी चीज हमने आपको बता दी बिल्कुल डिटेल में। इससे ज्यादा डिटेल आपको मैं अब क्या बताऊं, अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इतना डिटेल मैंने बताया आपको। आई डोंट थिंक कि अब आपको प्रॉब्लम होना चाहिए और अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर हम ताते ती याद किए। तो ताते ती को बिल्कुल भूल जाना है, सिंपल से याद रखना है। फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि वैसा एक्शन जो एक डेली रूटीन वे में होता हो, बस एक ही चीज याद रखिए, डेली रूटीन वे में होता हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये आपको कॉमन एरर से लेके क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स जितने सारे आते हैं हर जगह इसका यूज अच्छे तरीके से होता है। तो अगर आप ताते थी याद कीजिएगा तो कंपटीशन में तो कहीं से आप पहुंच ही नहीं पाइएगा कि ताते थी, वहां पे तो ट्रांसलेशन का यूज करते हैं हम लोग। तो हम जिस तरीके से बताए बस माइंड में आपको फिट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कि हम कुछ और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दें। दे कम टू मीट यू, दे कम टू मीट यू। बस इस पे आपको ध्यान रखना है कि दे आया तो प्लूरल वर्ब आएगा हमारा ही shows her talent, he shows her talent, वो अपना टैलेंट दिखाती है। इट उसका रूटीन है, ये कोई प्रोग्राम करती होगी जहां पे अपना डेली टैलेंट दिखाती है। तो क्लियर हो गया कि अब इस तरीके के सेंटेंसेज में आपको खास कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। क्लियर। तो अब मैं देखूं कि थोड़ा सा कि अगर इसका हम निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, तो ये सब सारी मैं आपको विथ WH वर्ड भी हम इससे ट्रांसलेशन बनाते हैं, वहां भी आपको नरेशन वगैरह में प्रॉब्लम होता है अफर्मेटिव चेंज करने में कि अगर WH वर्ड से दिया गया तो अफर्मेटिव हम चेंज कैसे करेंगे। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दूंगा। तो यहां तक आपको याद रखना है कि हमने सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन रूल्स बताया है, जो कि सिर्फ उसका डिफिनेशन एक तरीके से बोल सकते हैं जो आज तक आई थिंक कि आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है और ट्रांसलेशन के कुछ जो मेन नियम होते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कराया है। तो अब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कराऊंगा इंटेरोगेटिव वर्ब, नेगेटिव वर्ब और इंटेरोनेगेटिव वर्ब हम कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। और उसी में मैं स्टार्ट करूंगा जो कंपेटिटिव रूल्स होते हैं। जब टेंस पढ़ते हैं तो सब बोलते हैं टेंस में हम कंपटीशन के लिए क्या पढ़ें, लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख देते हैं, बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो गया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जो मेन चीज आपको होने वाला है कंपटीशन रूल, जो कंपेटिटिव रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु